नमस्कार। आज हम भारत की कुछ बहुत ही ज़रूरी नदी प्रणालियों को समझने वाले हैं, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन तक पहुंचेंगे, वो भी एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के सफ़र में हम कहां कहां से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम की। फिर देखेंगे इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और उनसे जुड़े कुछ ज़रूरी फैक्ट्स क्या हैं। इसके बाद हम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेंगे और वहां गिरने वाली नदियों को एक एक करके समझेंगे। और हां, इनमें से कुछ खास नदियां जैसे स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग रिवर सिस्टम है। पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम हैं और ये अपना रूप भी बदलती रहती है। अच्छा, इस नदी का जो इतना लंबा और इतना वेरिएड रास्ता है, उसे समझने के लिए ये मैप हमारी बहुत मदद करेगा। तो चलिए इस मैप के सहारे ही हम इसके सफ़र को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल इसके सोर्स से, जहाँ से ये निकलती है। तो ये निकलती कहाँ से है? इसका जो एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट है वो है कैलाश पर्वत श्रृंखला में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये वही इलाका है जहाँ से सिंधु और सतलुज जैसी बड़ी नदियाँ भी निकलती हैं। मतलब ये पूरा इलाका नदियों का एक तरह से पावर हाउस है। जैसा कि मैंने कहा था, इस नदी की सबसे खास बात इसके बदलते हुए नाम है। देखिए, जब ये तिब्बत में होती है तो इसे यरलुंग तंगपो कहते हैं। फिर जैसे ही ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है दिहांग। और फिर जब ये असम के मैदानों में पहुंचती है, तब इसे इसका सबसे फेमस नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। और सफ़र यही खत्म नहीं होता, बांग्लादेश में जाकर ये जमुना बन जाती है। एक नदी, कितने सारे नाम। तो नदी के सफ़र और नामों को तो हमने समझ लिया। अब ज़रा इसकी सहायक नदियों मतलब ट्रिब्यूटरीज और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये फैक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। और ये कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोचिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल वंडर नहीं है, बल्कि असम का एक बहुत बड़ा कल्चरल हब भी है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज तो कई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये सवाल आ सकता है। इसका जवाब है सुबनसिरी नदी, और ये निकलती है नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से। अच्छा, इतनी सारी सहायक नदियों को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम इन्हें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बांट सकते हैं। तो देखिए, बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक से आकर मिलती हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली और बराक। और दाएं किनारे यानी राइट बैंक पर हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तिस्ता। चलिए ट्रिब्यूटरीज से जुड़े कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जो बराक नदी है उसे बांग्लादेश में सुरमा नदी भी कहते हैं, और ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी तरफ अगर सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो भारत में वो है मानस नदी। जब भी हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो दो शब्द बार बार आते हैं, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी वो छोटी नदी है जो बड़ी नदी में आकर अपना पानी मिला देती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका ठीक इसका उल्टा करती है। वो मेन नदी से निकलकर अलग बहने लगती है, उसका पानी दूर ले जाती है। ऐसा ज्यादातर डेल्टा वाले इलाकों में होता है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो अपने टाइडल फॉरेस्ट्स के लिए मशहूर है। एक और छोटी सी जानकारी, मयूर द्वीप को ब्रह्मपुत्र का पुत्र भी कहा जाता है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ एंटीसीडेंट हैं। अब एंटीसीडेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नदियाँ हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही थीं, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, इन नदियों ने उसे काट कर अपना रास्ता बनाए रखा। एक और क्विक फैक्ट, मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी नर्म और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है लोहित नदी। इसे एक बड़ा अजीब नाम दिया गया है, खूनी नदी या ब्लडी रिवर। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पानी में लाल मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे इसका रंग थोड़ा लाल दिखाई देता है।
तो ब्रह्मपुत्र सिस्टम को हमने काफी डिटेल में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सफर के दूसरे हिस्से पर। अब हम उन नदियों की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सबसे जरूरी उनके क्रम को समझेंगे। ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है और एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्रम को ध्यान से देखते हैं। सबसे ऊपर स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और आखिर में सबसे नीचे ताम्रपर्णी। तो चलिए अब इस लिस्ट में से एक एक करके कुछ नदियों को उठाते हैं। शुरुआत करते हैं पहली दो नदियों से, स्वर्णरेखा और वैतरणी। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो ये निकलती है रांची के पठार से और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं खरकई, रारू, कांची, दुलंग और करकरी। क्रम में अगली नदी है वैतरणी। इसका सोर्स है ओडिशा की क्योंझर पहाड़ियां। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अगली दो जरूरी नदियों ब्राह्मणी और महानदी पर फोकस करते हैं। ब्राह्मणी नदी की एक खास बात है, ये किसी ग्लेशियर या पहाड़ से सीधे नहीं निकलती। ये असल में दो नदियों के मिलने से बनती है। ओडिशा में जब शंख और दक्षिणी कोयल नदियां मिलती हैं तब जाकर ब्राह्मणी नदी बनती है। अब आते हैं महानदी पर। इसकी लंबाई का अंदाजा है, ये लगभग 851 किलोमीटर लंबी है। ये पेनिनसुला इंडिया की एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट नदी है। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से और इस नदी से जुड़ी सबसे बड़ी पहचान है भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। जी हां, वो इसी नदी पर बना हुआ है। और महानदी का जो इतना बड़ा बेसिन है वो बनता है इसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर। इनमें शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल, मांड, जोंक और ओंग जैसी नदियां शामिल हैं। देखिए, इन नदी सिस्टम्स को जानना सिर्फ ज्योग्राफी के मैप को रटना नहीं है। इसका मतलब है उस जिंदगी और उस इकोलॉजी को समझना जो इन नदियों के सहारे चलती है। कभी सोचिए कि ये जो नदियां बह रही हैं, ये हर पल हमारे देश के लैंडस्केप को, हमारे कल्चर को कैसे शेप कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन लाइफ गिविंग रिवर्स की असली कीमत याद दिलाता है।